भारत का संविधान एक विस्तृत अभिलेख है और इसमें मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, समय समय पर आवश्यकता अनुसार भारत के संविधान में संशोधन हुए हैं और संशोधनों के द्वारा कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ निकाले भी गए हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आज के वीडियो में हम भारत के संविधान के प्रमुख भाग और प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत के संविधान के विभिन्न भाग और उनसे संबंधित विषय। देखिए, भाग 1। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है। भाग 1 में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, वो हैं अनुच्छेद 1 से 4। यानी भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 आता है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है। दूसरा भाग दोस्तों, दूसरा भाग भारतीय संविधान का ये नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो है 5 से 11। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 जो हैं वो संविधान के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं और ये भाग 2 के अंतर्गत वर्णित है। भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान का भाग 3, जिसके अंतर्गत दोस्तों मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। दोस्तों, भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। देखिए, मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को वे अधिकार होते हैं जिनको राज्य गारंटी देता है। यानी भारतीय संविधान का भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा है जिसके तहत नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 दोस्तों, ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। देखिए, भाग 3 मूल अधिकारों से और भाग 4 नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है और भाग 4 दोस्तों अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। देखिए, अनुच्छेद 36 टू 51 जो है ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है और नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में वर्णित हैं। अगला जो है भाग 4A या भाग 4क। देखिए, ये भाग 4A या 4क जिसको कहा जाता है, ये मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित हैं और इससे संबंधित भी कई प्रश्न आते हैं क्योंकि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। किस कमेटी की अनुशंसा थी और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल हम इतना बताएंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4क में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है और मूल कर्तव्य जो हैं ये संविधान के अनुच्छेद 51A या 51क में वर्णित हैं। एक प्रश्न और आता है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न भी राज्य व्यवस्था खंड के अंतर्गत बनता है। तो देखिए, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, भाग 4क में मूल कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51क के अंतर्गत वर्णित है। अब दोस्तों, भाग 5 जो है हमारे संविधान का भाग 5, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें संघ से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, अध्याय 1 जो भाग 5 का अध्याय 1 है उसमें कार्यपालिका के संबंध में वर्णन किया गया है। कार्यपालिका के कार्यकारी शक्तियों का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 52 से 78 तक। देखिए, 52 से 78। देखिए, कार्यकारी शक्तियों का वर्णन भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 1 में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक इसका वर्णन है। भाग 2 जो कि संसद से संबंधित उपबंध किया जाता है, संसद से संबंधित उपबंध हैं,
भाग 5 में जो अध्याय 2 है संसद से संबंधित उपबंध हैं, और ये अनुच्छेद 79 से दोस्तों 122 तक इसका वर्णन है। और भाग 5 का अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन करता है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 123, और आप जानते हैं अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 1, 2, 3 ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके अलावा संघ के अंतर्गत जो भाग 5 है जिसमें संघ का वर्णन है, उसका अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, और संघीय न्यायपालिका दोस्तों अनुच्छेद 124 से 147, 124 से 147 दोस्तों 124 अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के केंद्रीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। और इसका अध्याय 5 देखिए जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां भाग जो है ये हमारा संघ से संबंधित था, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 जो है कवर होता है। अब आइए संविधान का भाग 6 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 6 जो है ये राज्यों से संबंधित उपबंध है। इसके अंतर्गत जो टोटल अनुच्छेद हैं 152 से 237 ये भाग 6 के अंतर्गत कवर होते हैं। इसमें भी दोस्तों 6 अध्यायों का वर्णन है। अध्याय 1 सामान्य या साधारण नियम है जो अनुच्छेद 152 में है। अध्याय 2 में कार्यकारी शक्तियां हैं अनुच्छेद 153 से 167 तक। अध्याय 3 में स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य का विधानमंडल है दोस्तों, ये 168 देखिए अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल का वर्णन है। और भाग 6 का अध्याय 4 जो है ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 में थी, राज्यपाल की विधायी शक्ति अनुच्छेद 213 में है। यानी विधानसभा सत्र न चल रहा हो और उस समय कानून बनाना आवश्यक हो जाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अध्याय 5 है राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित है, और अध्याय 6 जो है अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 233 से 237 तक हैं। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाग 7 जो है ये पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम और संविधान द्वारा निरस्त कर दिया गया है 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो देखिए पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान के 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ये निरसित कर दिया गया है, यानी इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 देखिए भारतीय संविधान का भाग 8 जो है ये संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 कवर होते हैं। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 आता है। अगला भाग जो है भाग 9, इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और ये अनुच्छेद 243 में है, और 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित प्रावधान करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का 9 क या 9A जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। 9B में या जिसको 9ख कहा जाता है इसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। और भारतीय संविधान का भाग 10 देखिए दोस्तों, भाग 10 भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 से 244A जो है इसके अंतर्गत आता है।
भाग 11 देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध हैं, कार्यकारी संबंध हैं, ये जो है भाग 11 के अंतर्गत वर्णन है। और अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन है। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है भाग 11 में, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 कवर होता है। भारतीय संविधान का भाग 12 देखिए, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद आते हैं, और इसमें अध्याय 1, 2, 3, 4 जो हैं ये शामिल हैं। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज और कि इसी भाग के अंतर्गत, भाग 12 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया था, जिसमें अध्याय 4 है, जो है भाग 12 का अध्याय 4, जिसमें संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क या 300 ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, तो आपको यहाँ से उत्तर मिल सकता है। देखिए, भाग 13 संविधान का भाग 13 दोस्तों, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम तथा अंतर्राज्यीय संबंधों का वर्णन है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल है। और भाग 14 जो है, देखिए, भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 आता है। यानी भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है, अनुच्छेद 308 से 323। इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए, एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 14A या 14K, जिसके अंतर्गत न्यायाधिकरण या अधिकरण, जिसको दोस्तों ट्रिब्यूनल कहा जाता है, इसकी व्यवस्था की गई थी। और अधिकरण की व्यवस्था ये पूछता है 323A से 323B तक वर्णन किया गया है। तो भाग 14 क में अधिकरण की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 से 323A से 323B आता है। अब दोस्तों देखिए, भाग 15 संविधान का भाग 15 जो है, इसमें निर्वाचन संबंधी या चुनाव संबंधी प्रावधान है, और निर्वाचन या चुनाव संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329A तक इसमें वर्णित है। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी उपबंध हैं, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329A आते हैं। देखिए, भाग 16 जो है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीयों के संबंध में, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 330 से 342 इसके अंतर्गत शामिल है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें आधिकारिक भाषा, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा और विशेष निर्देश आदि का वर्णन किया गया है। भाग 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आपात उपबंध या आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं, और आपात उपबंध इसके बारे में आपको बता दें, अनुच्छेद 352 से 360, ये भाग 18 में, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध या आपातकालीन प्रावधान जो अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत शामिल है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। 19वां भाग प्रकीर्ण यानी विविध प्रकार से संबंधित है। 20वां भाग भारतीय संविधान का भाग 20 जो है दोस्तों, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधनों से संबंधित है। भाग 21 जो है, ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 आता है। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 है, याद कर लीजिएगा। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन
और विशेष उपबंध किए गए हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 और 22वां भाग जो है इसमें लघु उपाधि, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आदि की व्यवस्था है, जो कि अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 में वर्णित है। तो आपने देख लिया भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में और हर एक भाग में किन विषयों को शामिल किया गया है। दोस्तों अब आइए देखते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनमें शामिल विषय कौन कौन से हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कि भारत राज्यों का एक संघ है या भारत राज्यों का एक संघ है या यूनियन ऑफ स्टेट है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, इसके अलावा लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। इन सब के बारे में दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें हम सभी अनुच्छेदों को नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 जो है, इसमें ये घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। साथ ही भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 3। दोस्तों अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन है। इसमें यह कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है और पहले से उपस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये संविधान के अनुच्छेद 3 में व्यवस्था की गई है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिक या नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और इसमें कुछ उपबंध दिए गए हैं कि वही व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों या संविधान के आरंभ के समय से भारत में रह रहे हों। देखिए अनुच्छेद 13। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है और इसमें दोस्तों समता के अधिकार में कहा गया है कि विधि के सम्मुख समता या विधि के समान संरक्षण। तो देखिए विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में, जो कि एक मूल अधिकार है भारत के नागरिकों का। देखिए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर के समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अनुच्छेद 17, क्योंकि इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है और किसी प्रकार के अस्पृश्यता का जो है निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों देखिए अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाक, अभिव्यक्ति स्वतंत्र विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 19 जो है वाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 क या 21A इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है और यहाँ पे एक प्रश्न है, आपको ईयर बताना है कि अनुच्छेद 21 क किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों मूल अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 से 35 है उसमें अनुच्छेद 25 महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों से संबंधित उपबंध इसमें दिए गए हैं।
इसके अलावा अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के प्रावधान को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। देखिए, अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 38 है जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। देखिए, अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 ए में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 39 ए में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में वर्णित है। और बी में क्या है? समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण है। 39 ग या 39 सी जिसे कहा जाता है, ये अर्थव्यवस्था में धन के उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध करता है। यानी यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है कि अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का जो है केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ताकि समाज में एक वर्ग धनी और बहुत निर्धन का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ने न पाए। अनुच्छेद 40 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं ग्राम पंचायतों के गठन के लिए। दोस्तों, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उस रीति से जिस प्रकार से व्यवस्था हो, तो ये अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 41 जो है दोस्तों, ये कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। और अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाने की व्यवस्था अनुच्छेद 43 क में है। दोस्तों, अनुच्छेद 43 ख में या 43 बी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 ये दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं। और अनुच्छेद 46 जो है देखिए, इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 50 बहुत ही महत्वपूर्ण है और शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। दोस्तों, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब दोनों अंग जो शासन के दोनों अंग हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करेंगे, तो इससे व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो सकेगी। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 51 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत की विदेश नीति के मूल उद्देश्य और मंतव्य को प्रदर्शित करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 क, इसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। आपको बताना है भारतीय संविधान नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए अनुच्छेद 53। दोस्तों, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 53 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 64 देखिए ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये अनुच्छेद 64 में वर्णित है। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की
क्षमा दान की शक्ति और इसमें क्षमा और विभिन्न प्रकार के दंड के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 74 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। उसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को करेगा और पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वो कार्य करेगा और इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद जो है 75 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75 में देखिए ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 के किस सब सेक्शन में कहा गया है, आपके लिए एक प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ये वर्णित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। देखिए अनुच्छेद 76 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 78 दोस्तों, अनुच्छेद 78 में ये है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझता हो तो। इसके अलावा दोस्तों कुछ और अनुच्छेद भी हैं। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 78 आपने जान लिया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 86 दोस्तों, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 89 याद कर लीजिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 108 दोस्तों, अनुच्छेद 108 में यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित इसमें किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 111 यानी 111 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। दोस्तों अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वर्णन, देखिए अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, इसके संबंध में वर्णन किया गया है। यानी वार्षिक वित्तीय वर्णन के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 117 में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा अनुच्छेद 123 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो यानी संसद के विश्रांत काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में वर्णन है। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सीधे सीधे ही पूछ लिया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 124 में जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अनुच्छेद 124, इसमें अनुच्छेद 124 में ये वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होगा और इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी और इसके कितने न्यायाधीश होंगे। दोस्तों इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 129 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कई बार पूछा गया है 129। अनुच्छेद 129 की सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में
प्रावधान है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 148 भी है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 155 के बाद देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद 161 जिसमें क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। इसके अलावा अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, लेकिन राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। दोस्तों अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 167 में। दोस्तों अनुच्छेद 169 देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यों में विधान परिषदों के गठन यानी उनके समाप्ति या सृजन की बात अनुच्छेद 169 में की गई है। मैं इसको स्टार इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है अनुच्छेद 169 की जो विधान परिषदों की रचना, उनकी समाप्ति विधानसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। इस संबंध में कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो ये विधान परिषदों के बारे में है। विधानसभा जो है निम्न सदन होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषदों का प्रावधान किया गया है जो राज्यसभा की तरह उच्च सदन है राज्यों के। दोस्तों इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 200 इस मामले में महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर इसमें राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार के लिए विधायिका के पास भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। और अनुच्छेद 213 आप जानते हैं कि विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 214 तो 213 के बाद जो अनुच्छेद 214 है दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के अंतर्गत की गई है। 214 में उच्च न्यायालयों के गठन की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 213 जो है ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में है। दोस्तों अनुच्छेद 226 देखिए अनुच्छेद 226 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो देखिए अनुच्छेद 32 क्या था? अनुच्छेद 32 में जो दोस्तों प्रावधान किया गया था वो रिट से संबंधित प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित संवैधानिक उपचारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया था और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिट निकालने की शक्तियों के बारे में है। इसके अलावा अनुच्छेद दोस्तों 233 अनुच्छेद 233 जो है ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। 233 भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 233 दोस्तों ये कहता है कि जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा, इसकी बात करता है। और अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 243 तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 243 जो है दोस्तों इसके अंतर्गत पंचायत और नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 243 में।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 243, जिसके अंतर्गत पंचायत और नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें आइए देखते हैं अनुच्छेद 245। तो संसद पूरे देश या इसके किसी हिस्से के लिए या राज्य विधानपालिका अपने राज्य या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 245 में किया गया है। 248 दोस्तों, अनुच्छेद 248 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 248 में कहा गया है दोस्तों, देखिए कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 249 के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर या राष्ट्रीय हित के कानून बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि इसे वह राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझती है। अनुच्छेद 262 दोस्तों, ये अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों, जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। और अनुच्छेद 263 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अनुच्छेद 263 में केंद्र राज्य संबंधों के विवादों का समाधान करने के लिए और परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करेगा। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो है प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, अनुच्छेद 265 क्या है? ये विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 265 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 266 ये भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है, इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 275 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। यानी केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 275 में है। अनुच्छेद 280 ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है और इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे और जो राष्ट्रपति के पास केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। तो वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान 280 में है और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, अनुच्छेद 300 देखिए, अनुच्छेद 300 जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें वाद और कार्रवाइयों की बात की गई है और अनुच्छेद 300 क या 300 ए इसमें संपत्ति के अधिकार की बात कही गई है। दोस्तों, राज्य के किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के तहत एक सामान्य वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 300 का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुच्छेद 311 इसके अंतर्गत संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत किए जाने का वर्णन है। अनुच्छेद 312 ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है और इसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। और दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है ये राज्यसभा की अनन्य शक्तियों में शामिल की जाती है। देखिए, अनुच्छेद 315 दोस्तों, अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान की बात कही गई है।
तो दोस्तों लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है और लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 318 में है। अनुच्छेद 320 जो है या अनुच्छेद 315 राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोगों के कृत्य के बारे में वर्णन किया गया है। यानी अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों के बारे में वर्णन है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 323 क देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अनुच्छेद 323 ए या अनुच्छेद 323 क इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरणों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 324 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होंगी। ये व्यवस्था अनुच्छेद 324 में किया गया है। और अनुच्छेद 326 3 दूना 6 326 326 दोस्तों अनुच्छेद 326 जो है ये वयस्क मताधिकार या सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करता है और कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो अनुच्छेद 326 में ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस अनुच्छेद से संबंधित एक प्रावधान और आता है कि पहले मत देने की आयु जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष थी, इसको 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, वो वर्ष कौन सा था। दोस्तों अनुच्छेद 326 के बाद आइए जानते हैं अनुच्छेद 330। देखिए अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में वर्णित है। अनुच्छेद 331 में दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का जो मनोनयन है इसको समाप्त कर दिया गया है और अब इस अनुच्छेद का कोई अर्थ नहीं रह गया है और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन अनुच्छेद 331 में वर्णित था। इसके अलावा अनुच्छेद 332 देखिए अनुच्छेद 332 इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। देखिए अनुच्छेद 330 क्या था, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान था और अनुच्छेद 332 ये राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 333 जो था इसके अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन की बात की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 335 ये अनुच्छेद 335 जो है दोस्तों ये देखिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 335 335 एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 के द्वारा किया गया था। तो इसके अलावा दोस्तों देखिए अनुच्छेद 338 तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 क में या 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 340 दोस्तों पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान अनुच्छेद 340 में है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 343
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। ये अनुच्छेद 343 343 देखिए, अनुच्छेद 343 में ये वर्णन है दोस्तों कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 347 जो है, ये किसी भी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 350 देखिए, अनुच्छेद 350 क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 352 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध हैं, आप जानते हैं। अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी यदि वो समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। तो आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है यदि उसको ये जो है विश्वास हो जाए कि भारत के किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के द्वारा हो सकती है। अगला अनुच्छेद है 356। तो अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के उपबंधों के बारे में वर्णन करता है। और यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता और साख खतरे में है, तो वो वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। और भारत में अभी भी एक बार भी वित्तीय आपात का जो है उद्घोषणा या वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 365 देखिए, ये अनुच्छेद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 365 इसके अंतर्गत संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 365 ये व्यवस्था करता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा ये समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 365 में वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद 368 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में है। यानी संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 368 में किए गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद 370 क्या है? तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन किया गया था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, लेकिन अब इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है। यानी जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा था, उसको विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और अब दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के लिए जो वो अस्थायी उपबंध था, उसको समाप्त करके जम्मू और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। उनका प्रशासन अब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 371 इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है। और इसमें कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर आदि की व्यवस्था की गई थी। और दोस्तों लास्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 395 है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। इसकी व्यवस्था यानी अनुच्छेद
1995 में की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने संविधान यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण संविधान के महत्वपूर्ण भाग, उनमें किए गए प्रावधान यानी कौन से विषय संविधान के किस भाग में शामिल किए गए हैं, इसके अलावा परीक्षाओं की दृष्टि से कौन से अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके बारे में हमने वर्णन किया। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार दोस्तों फिर से थोड़ा सा सामान्य मोटे मोटे तौर पे हम लोग अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 संघ के नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 5 नागरिकता के या संविधान के समय नागरिकता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। दोस्तों अनुच्छेद 21 का एक नया मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 आप जानते हैं कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 बार बार पूछता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। और दोस्तों महत्वपूर्ण उपबंध देखिए, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में बजट यानी वार्षिक वित्तीय वर्णन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। दोस्तों अनुच्छेद 124 आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 137 137 ये उच्चतम न्यायालय की रिव्यू यानी पुनर्विलोकन की शक्ति की बात करता है। 143 अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 226 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति देता है। दोस्तों अनुच्छेद 243 का जो है ये दिल्ली के संबंध में जो है, अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। और 243 अनुच्छेद 243 पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 249 कई बार पूछा है जिसमें कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध हैं। और अनुच्छेद 300 क में जो है ये है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन की बात की गई है। और अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण। और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन उपबंध हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अनुच्छेद 368 दोस्तों संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में उपबंध के बारे में वर्णित किया गया है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारतीय संविधान के भाग, उनमें शामिल विषय और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनमें क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में। दोस्तों ये वीडियो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के लिए दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान खंड के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था खंड जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसके लिए भी
उपयोगी है। तो आप इन जो है जो इसमें प्रश्न बताए गए हैं, बाद में हमने महत्वपूर्ण को अलग से कोट किया है, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और ये अनुच्छेद जो हैं दोस्तों, अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं, क्योंकि ये राज्य व्यवस्था खंड के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ से प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।